हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स। बाय आप सब ठीक हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सेम 6 का DSC 17 करना चाह रहे हैं और DSC 17 में आज हम करेंगे साइट अनसीन, जिसको लिखा है जॉर्जिना क्लेग ने। तो स्टार्ट करते हैं अपने अबाउट द ऑथर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्ज़ाम में एक दो पॉइंट इसके लिख भी दें तो आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। मार्क्स एक दो अच्छे आ जाएंगे आपके। जैसे कि आप लिख दो कि अमेरिकन राइटर थी, प्रोफेसर थी और डिसेबिलिटी के लिए राइट्स के लिए लड़ा और इन्होंने अपना विजन लूज करना स्टार्ट कर दिया था जब ये 11 साल की थी। फिर भी इन्होंने तब भी पैशन नहीं छोड़ा अपना रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए। ये फिर प्रोफेसर बनी UC बर्कले में, वहाँ पे इन्होंने इंग्लिश पढ़वाई। और इनके कुछ फेमस वर्क्स जैसे कि साइट अनसीन, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ब्लाइंड रेज लेटर्स टू हेलेन केलर, जहाँ पे ये बताती हैं और चैलेंज करती हैं कि ब्लाइंडनेस ऐसे पोर्ट्रे नहीं होनी चाहिए जैसे लोग पोर्ट्रे करते हैं। इनकी लाइफ और वर्क हमेशा चेंज करता है कि कैसे लोग ब्लाइंडनेस को ऐसा वीकनेस नहीं है, बट इन लोगों के लिए ब्लाइंडनेस एक नया तरीका है वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम इनके मोस्ट फेमस वर्क साइट अनसीन में। तो इसमें बेसिकली 8 चैप्टर हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। थोड़ा ट्रिकी है ये साइट अनसीन, तो अगर कुछ समझ ना आए तो रिपीट करके देख लीजिएगा आप। तो चैप्टर 1 में नाम है कॉल इट ब्लाइंडनेस। ये बताती हैं कि कैसे ब्लाइंडनेस को लोग अच्छे से समझते नहीं हैं। तो एक स्टोरी बताती हैं अपने स्टूडेंट्स की कि कैसे जब इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि लीगली ब्लाइंड है तो वो कंफ्यूज हो गए कि कैसे देख सकती हैं, थोड़ा भी देख सकती हैं। तो उन्होंने समझाया कि ऐसा नहीं है कि जो ब्लाइंड होगा वो बिल्कुल नहीं देख सकता। बोलते हैं डिफरेंट टाइप के ब्लाइंड लोग होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत देख पाते हैं, कुछ बिल्कुल नहीं देख पाते। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ब्लाइंडनेस को देखते हैं। और बताती हैं हमारी ऑथर कि जो ब्लाइंडनेस है लोग उसे वर्ड यूज़ करते हैं विजुअली चैलेंज, पर वो चाहती हैं कि नहीं, ब्लाइंड है तो ब्लाइंड ही बुलाओ, कुछ फैंसियर वर्ड मत यूज़ करो, हमें हमारा ट्रुथ बताओ। वो बोलती हैं कि अब वो चीज़ें कर सकती हैं इस ब्लाइंडनेस के साथ साथ, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ में वो ढल गई हैं, इस ब्लाइंडनेस को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। वो चाहती हैं कि ब्लाइंड लोगों को सोसाइटी एक्सेप्ट कर ले और उन्हें एज अ नॉर्मल लोग जैसे ट्रीट करते हैं वैसे नॉर्मल लोग उनको ट्रीट करें। और फिर वो बताती हैं कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, जो ब्लाइंड वर्ड है लोग उसे नेगेटिव वे में लेके जाते हैं, जैसे कि ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड रेज। इन दोनों वर्ड्स का मतलब है, ब्लाइंड फेथ का मतलब कंफ्यूज होता है, ब्लाइंड रेज का मतलब नॉट स्मार्ट होता है। बोलते हैं क्यों ऐसा क्यों करते हैं कि ब्लाइंडनेस को किसी नेगेटिव वे में आप लेके जा रहे हो, ये बहुत अनफेयर है। बोलती हैं क्योंकि साइट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत अच्छी चीज़ है, भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ दी है, जैसे कि विजडम, इससे हम चीज़ों को समझ सकते हैं, तो इसे नेगेटिव वे में क्यों ही जोड़ना। एंड में वो बताती हैं कि ब्लाइंडनेस हर एक की डिफरेंट होती है, हर कोई ऐसे नहीं होता, हर कोई ऐसे नहीं होता कि वो अंधा हो, मतलब पूरा ही वो देख नहीं सकता। और वो चाहती हैं कि ब्लाइंड लोगों को कुछ बुरा समझना या फिर ब्लाइंडनेस वर्ड को नेगेटिव में हमेशा लेके जाना, उनको एक बोलती हैं कि हम लोगों को अपने जैसा नॉर्मल ही समझो, हमें कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, हमें बस अपने साथ सोसाइटी का पार्ट बना लो। अब आगे बढ़ती हैं चैप्टर 2 में, जिसका नाम है ब्लाइंड नाइटमेयर्स। इस चैप्टर में बताती हैं कि कैसे ब्लाइंड लोगों को गलत दिखाया जाता है, गलत वे में दिखाया जाता है मूवीज़ में। और वो बिलीव करती हैं कि ब्लाइंडनेस जो भी शो करते हैं मूवीज़ में वो ट्रू है ही नहीं, वो सच है ही नहीं। वो बताती हैं कि कैसे वो भी उनके लीगली ब्लाइंड हैं, फिर भी वो उनको पसंद है मूवीज़ देखना। और कुछ लोगों को लगता है कि ब्लाइंड लोग देख ही नहीं सकते मूवीज़, तो बोलते हैं ऐसा नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो देखती हूँ। इनफैक्ट अगर मुझे कोई कंपेयर करे कि मूवीज़ बेटर है या फिर रियल लाइफ सिनेरियोस देखती हूँ, तो मुझे मूवीज़ में कुछ दिखता है तो अच्छे से दिखता है। क्योंकि उसमें क्लोज़अप्स होते हैं,
ब्राइट लाइट्स होती हैं, म्यूज़िक होता है, डायलॉग चल रहे होते हैं पास से तेज़ वॉल्यूम में, तो उनको मज़ा आता है उसको देखना, वो अच्छे से समझ पाती हैं रैदर दैन जो एवरीडे की चीज़ होती है जब वो दूर होती हैं, जो वो नहीं पहचान पाती हैं, और उनके लिए रियल लाइफ की चीज़ें तो और ज़्यादा रैंडम और कंफ्यूजिंग होती हैं और उनको मूवीज़ तो बहुत बेटर ही लगती हैं। इवन तो उन्हें बहुत पसंद है मूवीज़, उसमें भी उनको कुछ चैलेंजेस लगते हैं, जैसे कि कभी कभी वो बता नहीं पाती कि ये कैरेक्टर कौन है, वो कैरेक्टर कौन है, और कुछ जोक्स जो खाली विजुअली रिप्रेजेंटेड होते हैं जहाँ पे मतलब पीछे वो साउंड नहीं होती है, तो उन्हें कोई फ्रेंड चाहिए होता है उनको समझाने के लिए क्या चल रहा है उस मूवमेंट में जहाँ पे ऑडियो नहीं होता या फिर कुछ ऐसा चल रहा होता है विजुअली। तो वो बोलती हैं स्पेशली अगर कोई वो हॉरर मूवी देख रही हूँ, स्कैरी मूवी देख रही हूँ, सॉरी फैंटेसी मूवी देख रही हूँ, तो वहाँ पे जो क्रिएचर होते हैं और सेटिंग्स होती हैं जो जब उनको समझ नहीं आ रही होती या फिर वो रियल लाइफ से जुड़े नहीं होती, तो उन्हें समझ नहीं आता कि कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो उन्हें अच्छे से तब दिखाई नहीं देता। तो बोलती हैं ये तो मेरी कंप्लेंट्स कुछ नहीं है, उस कंप्लेंट के सामने जो बताने जा रही हूँ कि कैसे ब्लाइंड लोगों को वीक दिखाया जाता है हर मूवी में। बोलती हैं ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब भी कोई ब्लाइंड लोगों को किसी मूवी में दिखाया जाता है तो वो हेल्पलेस होते हैं या फिर सैड होते हैं या फिर उनको कोई हेल्प चाहिए होता है उन लोगों से जो ब्लाइंड नहीं है। तो वो एक बताती हैं, एग्जाम्पल देती हैं, मूवी का नाम सेंट ऑफ वुमेन, जहाँ पे एक ब्लाइंड कैरेक्टर है, वो हमेशा सैड रहता है, एंग्री रहता है जब तक उसे कोई हेल्प नहीं करता जिसके पास साइट है और उसे लाइफ में आगे बढ़ाता नहीं है, वही साइटेड पर्सन। क्लिक बोलती हैं सब सच है नहीं, हम खुश रहते हैं, हमेशा हम गुस्से में नहीं रहते और हम खुद से भी काम करते हैं, हमें हमेशा साइटेड लोगों की ज़रूरत नहीं होती। और फिर वो बताती हैं कि एक और कॉमन मिस्टेक्स है होती हैं इन मूवीज़ में ब्लाइंड शेयर की। ब्लाइंड शेयर मतलब एक ब्लाइंड कैरेक्टर जिसमें बहुत सारी सुपर पावर्स होती हैं, जो जैसे एग्जांपल देती हैं कि जैसे कोई कैरेक्टर है वो उसकी बहुत ही अच्छी हेयरिंग है नॉर्मल लोगों से, या फिर कुछ ऐसा देख रहा है जो कोई नहीं देख पाता, ऐसा कुछ। तो एग्जाम्पल देते हैं मूवी का स्नीकर्स, जहाँ पे एक ब्लाइंड कैरेक्टर है, उसके पास बहुत ही अच्छी हेयरिंग है, उससे कुछ अलग चीज़ें कर पा रहा है, वो कुछ अलग वर्ल्ड में अच्छा कर पा रहा है, तो बोलते हैं हार्मफुल है, इसे असली लोगों को लगता है कि हाँ इनके पास कोई सुपर पावर है। इंस्टेड वो बोलती हैं हम नॉर्मल लोग हैं, हमारे पास भी तुम्हारी तरह स्ट्रेंथ्स है, हमारे पास भी तुम्हारी तरह बहुत सारी वीकनेस है, तो हम नॉर्मल हैं, हम कोई सुपर पावर वाले लोग नहीं हैं। आगे वो बताती हैं और फिर वो बोलती हैं कि कैसे ब्लाइंडनेस जो है, ब्लाइंड वुमेन, वो तो और भी दिखाई जाती है मूवीज़ में, जैसे कि बहुत मूवीज़ में तो वो बहुत एक्स्ट्रा वीक या फिर उन हमेशा डेंजर में रहती हैं, जैसे कि मूवीज़ वेट अंटिल डार्क जेनिफर, यहाँ पे वुमेन को दिखाया जाता है कि वो हेल्पलेस हैं और हमेशा बैड गाइस उन्हीं अटैक करने आते हैं। और ये स्टोरी रॉन्ग मैसेज भेजती हैं ऑडियंस को कि ब्लाइंड वुमेन जो हैं वो अपना ख्याल रख सकती हैं, उनको एक कोई मैन आएगा तभी बच सकती हैं, एक मैन आएगा तभी वो आगे चल सकती हैं, मैन आएगा तभी लाइफ में आगे प्रोसीड कर सकती हैं। वो बोलती हैं सब मेरा मैसेज है कि ब्लाइंड जो लोग होते हैं हम ऐसे नहीं हैं, और मेरा मेन पॉइंट ये सब बताने का है कि कैसे मूवीज़ लोगों के पर्सपेक्टिव अफेक्ट करती हैं, कि अगर ब्लाइंडनेस जो दिखाएंगे लोगों को वही लोगों को लगा कि हाँ ये तो ऐसे ही होते हैं। अगर टेरिबल शो करेंगे मूवीज़ ब्लाइंडनेस के बारे में तो लोग एज्यूम करेंगे हाँ ये सैड रहते हैं, हाँ ये वीक हैं, हाँ इन्हें किसी नॉर्मल साइटेड लोगों की ज़रूरत है। लोग उन्हें एज अ नॉर्मल लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं। वो एट द एंड ऑफ ये चैप्टर बताती हैं कि क्लेग कि फिल्म मेकर्स बेटर कर सकते हैं। वो बोलती हैं ब्लाइंड लोगों को रियल लोग दिखाओ, नॉर्मल दिखाओ, ना कि वो सैड रहें या फिर मैजिकल कैरेक्टर्स हों या फिर वो बहुत वीक हो। वो हमारी भी बोलती हैं पर्सनालिटी है, टैलेंट्स है, एक्सपीरियंस है जैसे तुम लोगों की है। इंस्टेड सेम ओल्ड चीज़ें, वही घिसी पिटी चीज़ें। वो बोलती हैं मुझे ऑनेस्टी चाहिए और इंटरेस्टिंग स्टोरीज और चाहिए ब्लाइंडनेस के बारे में। अब वो नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ती हैं, चैप्टर नंबर 3 इन ओडिपस शैडो। तो इधर वो बताती हैं कि ब्लाइंडनेस जो वर्ड है उस पर लोगों के क्या कमेंट्स हैं और स्टोरीज़ हैं, क्या लोग बताते हैं वो फेयर और ट्रू बिल्कुल भी नहीं है जो इन स्टोरीज़ में बताते हैं। इंस्टेड वो ब्लाइंडनेस को ऐसी चीज़ देखते हैं कि ये लोग और स्टोरीज़ और
कि ऐसा कुछ है, कुछ बुरी चीज़ है या कोई गिल्टी है तभी वो ब्लाइंड हुआ है। क्लैग बोलती हैं कि लोगों को ये माइंडसेट चेंज कर देना चाहिए। वो बताती हैं कि एक ओल्ड ग्रीक स्टोरी है ओडिपस नाम के एक मैन के बारे में जो किंग था। बिना जाने उसने अपनी मदर से शादी कर ली और फिर अपने फादर को मार दिया। जब उसे ये सब पता चला, उसे अपनी सच्चाई पता चली, तो वो अपने आप ही ब्लाइंड हो गया। और इस स्टोरी में दिखाते हैं कि ब्लाइंडनेस बस एक साइट लूज़ नहीं करने की कहानी है, बट ऐसी कहानी है कि उसने पनिशमेंट मिली है उसको क्योंकि उसने कुछ बुरी चीज़ करी है। और इसी आइडिया को कॉपी करते करते मूवीज़ ने एक ऐसी चीज़ सिखा दी है और स्टोरीज़ में कि ब्लाइंडनेस उन्हीं लोगों को होती है जिनको पनिशमेंट मिलती है। क्लैग एक और एग्जांपल देती हैं, बहुत सारी बुक्स में ये कॉपी हुआ है आइडिया, जैसे कि जेन आयर में एक मैन था रॉचेस्टर जो ब्लाइंड हो गया था और जब उसके हाउस को बर्न हो गया। और ये भी दिखाया जाता है उसने इसलिए लूज़ करी साइट क्योंकि वो डिसऑनेस्ट था और उसे मज़ा चखाना था, क्योंकि एक उसकी जेन थी, जेन को उसने ट्रिक किया शादी में, जबकि उसकी फ़र्स्ट वाइफ को उसने लॉक कर रखा था और उसने नहीं बताया था अपनी फ़र्स्ट वाइफ के बारे में। वो बताती हैं कि ब्लाइंडनेस एक ऐसी चीज़ है, इंस्टेड लोग दिखाना चाहिए कि ये कंडीशन किसी और को चीज़ किसी को भी हो सकती है, लोग उसे कुछ बुरी चीज़ से जोड़ते हैं। वो बताती हैं कि ब्लाइंडनेस जो चीज़ें जो बुक्स में दिखाई गई हैं ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ब्लाइंडनेस को एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम दिखाया गया। फॉर एग्जाम्पल एक और के बारे में बताती हैं, इन द लाइट दैट फेल्ड बाय रुडयार्ड किपलिंग। यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी ब्लाइंड है, उसकी ब्लाइंड वो भी है और उसका जो ब्रिटिश एम्पायर है वो भी ब्लाइंड है। अपनी मिस्टेक्स की वजह से ब्लाइंडनेस को जोड़ा गया है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करने वाला, इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स कर दी कि उसके एम्पायर ने कि वो उनका डाउनफॉल हो गया। पूरा एम्पायर डाउन मतलब पूरा एम्पायर ब्लाइंड नहीं हुआ, इधर ब्लाइंडनेस टू इट्स मिस्टेक मतलब डाउनफॉल हो गया उनका। इतनी मिस्टेक्स करते गए वो अंधे हो गए मिस्टेक्स में, ऐसा बोलते हैं। तो बताती हैं कि कैसे द ब्लाइंडनेस का सिंबल दिखाया गया है कुछ बुरी चीज़ का। बोलती इवन दो बहुत स्टोरीज कनेक्ट करती हैं ब्लाइंडनेस को बुरे बैड थिंग से, लाइक बोलती हैं कुछ तो बुक्स हैं एक आध जिन्होंने अच्छा दिखाया, जैसे कि हेनरी ग्रीन की ब्लाइंडनेस जहाँ पे बॉय लूज़ करता है अपने साइड बट फिर भी वो नया तरीके निकालता है एक्सपीरियंस करने के लिए वर्ल्ड, वो ट्राई करता है जीने का अच्छे से। एक और एग्जाम्पल देती हैं एच.जी. वेल्स का, जहाँ पे एक मैन डिस्कवर करता है कि हर कोई ब्लाइंड है, एक प्लेस जहाँ पे हर कोई ब्लाइंड है पर फिर वो खुशी रह रहे हैं। वो उसे लगता है कि वो बेटर है क्योंकि वो देख सकता है, बट वहाँ पे लोगों को लगता है कि वो बेटर है क्योंकि वो नहीं देख सकते। तो एंड ऑफ स्टोरी में ये जो स्टोरी है ये क्वेश्चन करती है रीडर्स को कि साइड इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। वो बोलती हैं कि मॉडर्न जो बुक्स हैं और मूवीज़ हैं वो ट्राई तो कर रही हैं ब्लाइंडनेस को कुछ न्यू वे देने के लिए और सच्चाई दिखाने के लिए, बट अभी भी बहुत लोग इसे ब्लाइंडनेस को पनिशमेंट से जोड़ते हैं या फिर ब्लाइंडनेस को एज अ जोड़ते हैं उस पर्सन को हुई होगी जो गिल्टी होगा या फिर उसने कुछ बुरा किया होगा। वो बोलते हैं ब्लाइंडनेस को दिखाया जाता है उन लोगों को जो लोग वीक होते हैं। वो होप करती हैं एक दिन ये सब बंद हो जाएगा और लोग कनेक्ट करना बंद कर देंगे ब्लाइंडनेस को कुछ भी चीज़ से और पनिशमेंट से। नेक्स्ट चैप्टर 4 का नाम है द माइंड्स आई। इसमें क्लैग बताती हैं कि कैसे हर एक पर्सन अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है वर्ल्ड को। ब्लाइंडनेस की वजह से कोई अलग तरीके से एक्सपीरियंस करेगा। वो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में बताती हैं कि कैसे जब उन्होंने साइट लूज़ करी तो वो फिर डिफरेंट तरीके से देखने लगी। वो बोलती हैं लोगों लगता है बस आँख खोलो और सामने विजन देखने लगो, बोलती नहीं, ब्रेन भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है हमें समझने के लिए। वो बताती हैं कि एक बार वो म्यूज़ियम गई थी और वो एकदम क्लोजली पेंटिंग देखने लगी। लोगों ने मना करा कि ये तो बहुत गलत भी है, ऐसे तो पूरा अच्छे से समझ नहीं पाओगी। तो क्लैग बोलती है मेरा यही एक तरीका है, अगर मैं डिटेल्स देखनी है तो मुझे उसके क्लोज जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी कंडीशन की वजह से मैं उसका सेंटर नहीं देख पा रही थी, तो मुझे तो उसके पास जाना ही पड़ा हर एक चीज़ नोटिस करने के लिए, जैसे कि टाइम ब्रश टेक्सचर जो हर कोई नोटिस नहीं कर पाता।
वो बोलती हैं हर कोई डिफरेंटली एक्सपीरियंस करता है एक पेंटिंग। फॉर एग्जांपल अगर कोई दूर है, खड़ा हुआ है, वो पूरी पेंटिंग एक साथ एक्सपीरियंस कर लेगा। और मे बी कोई क्लोज है, अगर किसी को दूर से नहीं दिखता है तो पास जाके पेंटिंग एक्सपीरियंस कर सकता है। वो बोलती हैं हर कोई अलग एक्सपीरियंस करता है पेंटिंग को, और हर एक का अलग तरीका होता है पेंटिंग को देखने का। वो बोलती हैं इवन जिनके परफेक्ट आई साइट होती है वो भी हर चीज़ डिटेल से नहीं देखते हैं। फिर वो ब्रेन के बताती हैं कि ब्रेन के थ्रू हम कैप्चर करते हैं हर एक डिटेल, जबकि लोगों को लगता है कि आईज ही सारा काम करती हैं। वो बोलती हैं इन रियलिटी ब्रेन ही हर काम कर रहा है हमारा। वो बोलते हैं क्योंकि उनकी आई कंडीशन है तो उनको चीज़ें अलग वे में दिखती हैं, जैसे कि कुछ शेक करने लगता है कभी उनके सामने कुछ चीज़ें एकदम हट जाती हैं या उनको कम दिखता है। वो बोलती हैं ये बुरी चीज़ नहीं है, बोलती है मेरा वे है, मैं इस वे से एक्सपीरियंस करती हूँ वर्ल्ड को। बोलती हैं अगर मैं ब्लाइंड हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ लूज़ कर दिया अपने वर्ल्ड में, कि मेरा न्यू पर्सपेक्टिव, मेरा यूनिक वे है। वो बोलती हैं कि कैसे लोगों को लगता है कि आई साइट ही सबसे इम्पोर्टेंट है, और लोगों को लगता है कि आई साइट इम्पोर्टेंट है सुनने से, टच करने से या किसी चीज़ को सूंघने से। वो बोलती हैं हमारी सारी ही सेंसेस हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होती हैं। जब कोई एक सेंस लूज़ करता है तो वो अपनी बाकी सेंसेस पे रिलाई करता है वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए। और बोलती हैं हर एक तरीका, जिस भी तरीके से आप अपने वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहे हो वो आपका तरीका है, वो सही है और लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए आपके तरीके को। और एट द एंड क्लैग बोलती हैं कि ब्लाइंडनेस ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो फिक्स होनी चाहिए, और लोगों को लगता है कि ब्लाइंड लोग हैं तो वो कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं। वो बिलीव करती हैं कि ऐसा नहीं है, ब्लाइंड लोगों का अपना तरीका एक्सपीरियंस करने का, वो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इंस्टेड हमारे लिए तुम सॉरी मत फील करो ब्लाइंड लोगों के लिए, हमें तुम ट्रीट करो अपनी तरह नॉर्मल। वो इंकरेज करती हैं कि कैसे लोग एक्सपीरियंस करना चाहिए वर्ल्ड को, और दूसरों के तरीके जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं हर एक तरीक़ा को अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई तरीका कम, कोई तरीका ज़्यादा नहीं है, हर तरीका इक्वल है एक्सपीरियंस करने का वर्ल्ड को। अब आती है हमारे चैप्टर 5 की बारी। ये डिफ़िकल्ट चैप्टर है तो आराम से सुनिए। यहाँ पे बताती हैं क्लेग आई कॉन्टैक्ट के बारे में। वो बोलती हैं लोगों को लगता है कि आई कॉन्टैक्ट ही शो करते हैं ट्रू इमोशन और ट्रुथ। और बताती हैं बहुत लोग बिलीव करते हैं कि अगर आप किसी की आंख में देखो तो आप बता सकते हो कि वो ऑनेस्ट है, गिल्टी है या फिर वो सैड है। वो अपना एक्सपीरियंस बताती हैं कि क्योंकि उनको मैक्यूलर डीजनरेशन है कंडीशन, जहाँ पे वो क्लियरली किसी की आईज़ नहीं देख सकती, किसी का फेस नहीं देख सकती, तो उन्होंने बचपन में आई कॉन्टैक्ट फेक कर रखा है, प्रिटेंड करा है कि वो आई कॉन्टैक्ट कर रही हैं, बट वो आई कॉन्टैक्ट करती नहीं और लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ा। मतलब लोगों को पता भी नहीं चला कि आई कॉन्टैक्ट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं वो। तो बोलती हैं लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है आई कॉन्टैक्ट से, उन लोगों को रियल आई कॉन्टैक्ट पता ही नहीं चलता। तो फिर कैसा ही कनेक्शन हुआ ये। तो बताती हैं कि कैसे जो लोग होते हैं वो कंसिडर करते हैं कि आई कॉन्टैक्ट से ही आप कम्युनिकेशन कर पाते हो। वो बताती हैं कि अगर मैं साइंटिफिक साइड पे जाऊँ तो आई कॉन्टैक्ट के लिए एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि जो बेबीज़ और पेरेंट्स होते हैं वो कनेक्ट कर पाते हैं आई कॉन्टैक्ट के थ्रू जब बेबी छोटू सा होता है। वो बोलती हैं हमेशा तो आईज़ रिवील नहीं करती ट्रुथ। वो बताती हैं कि कैसे अगर वो किसी होमलेस मैन की अगर वो पिक्चर दिखाती हैं किसी को तो लोग बोलते हैं कितना सैड है ये, और लोगों को लगता है कि जो आँखें होती हैं वही सच बताती हैं। और वो बोलती हैं अगर किसी पुअर को या किसी मार्जिनलाइज लोगों को किसी की उनकी आँखें दिखा दें क्योंकि वो बहुत थका होगा, टायर्ड होगा और वो कहीं बैठा होगा, तो लोगों को लग रहा है इतना सैड है ये, जबकि वो अपनी फैमिली के साथ बैठा है, खुश है। लोग उसकी आंखों से हमेशा बताएंगे कि वो सैड ही है क्योंकि वो होमलेस है और क्योंकि वो पुअर है। तो बोलती हैं पुअर लोगों के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग कॉज करते हैं लोग कि हमेशा वो लोग सैड ही रहते हैं। बताती हैं कि ऐसे डिफरेंट कल्चर्स में आई कॉन्टैक्ट को डिफरेंट माना जाता है। बताती हैं कि कुछ कल्चर्स में जैसे कि ईस्टर्न कल्चर में लोग अवॉइड करते हैं आई कॉन्टैक्ट, क्योंकि अगर कोई से बोलते नहीं है कि अगर आप बड़ों की आंखों में आँखें नहीं मिलानी चाहिए क्योंकि वो डिसरिस्पेक्ट होता है, आँखें झुका के बैठो जब कोई बड़ा आता है। और वेस्टर्न कल्चर्स में अगर आई कॉन्टैक्ट करता है कोई तो मतलब वो ऑनेस्ट है, कॉन्फिडेंस है,
लाइक बोलते हैं कि कैसे मैन और वुमेन का आई कॉन्टैक्ट भी डिफरेंट होते हैं। अगर कोई वुमेन देख रही है, अरे देखो ये कैसे देख रही है, आंखों में आंख मिला के, उसे बहुत बोल्ड माना जाता है, टू बोल्ड। और अगर कोई मैन देख रहा है तो अरे कितना पावरफुल है, कंट्रोल करता होगा, ये कंट्रोलिंग आदमी है। बोलती है आई कॉन्टैक्ट बस देखने के लिए नहीं है, बट लोग इस आई कॉन्टैक्ट से रूल्स बनाते हैं। बोलती हैं आई कॉन्टैक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो बोलती है और भी चीज़ें हैं, और भी वेज हैं कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। ज़रूरी नहीं आई कॉन्टैक्ट से आप सबको कनेक्ट कर रहे हो, कम्युनिकेट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 6, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट बाय हिज ब्लाइंड डॉटर। लाइक इधर अपने रिलेशनशिप बताती हैं अपने फादर के साथ, जो कि एक स्कल्प्टर थे, और कैसे वो बताती हैं कि ब्लाइंडनेस की वजह से वो वर्ल्ड को और आर्ट को अंडरस्टैंड अलग तरीके से करती थी। उनके फादर बिलीव करते थे कि कुछ देखने के लिए, कुछ बनाने के लिए देखना, आई साइट बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनको लगता है कि अगर कोई ड्रॉ अच्छे से कर दे तो उसको देखना बारीकी से इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने उसे सिखाया कि अपनी बेटी को कि कैसे ड्रॉ करना है, ऑब्जर्व करना है, और फिर कैसे उसकी पिक्चर बनानी है। और फिर वो बताती हैं कि कैसे क्योंकि वो ब्लाइंड थी तो उनको अपनी मेमोरी पे हर चीज़ को रिमेंबर करने के लिए टच करके वो ऑब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करती थी। जब उनके फादर ने एक बार उन्हें ड्रॉ करने को बोला तो वो स्ट्रगल कर रही थी, और वो एकदम कप बनाना था, कप को एकदम उन्होंने बिगाड़ दिया क्योंकि उनको बहुत ब्लरी चीज़ दिखती थी वो। तो जब वो समझाती ही लोगों को कि वो ऐसे क्यों बना रही हैं, तो लोग उसे समझ नहीं पाते थे उनके विजन को, क्या टाइप का विजन है, ऐसे कैसे देख रही हैं वो। लेकिन बताती हैं कि हर कोई डिफरेंट देखता है और वर्ल्ड को। उनके फादर बिलीव करते थे अगर ड्रॉ कर रहे हो तो आपको हर चीज़ जो आपके सामने है वैसी की वैसी परफेक्टली ड्रॉ करनी है। बट लाइक बोलते हैं ऐसा नहीं है, हर कोई डिफरेंटली चीज़ देखता है, हर कोई परफेक्टली चीज़ नहीं देखता। तो वो बोलती हैं कि अगर कोई ब्लाइंड है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अप्रिशिएट नहीं कर सकता आर्ट। वो अलग तरीके से, जैसे कि वो टच कर सकता है, उसकी शेप रिमेंबर कर सकता है। वो शो करना चाहते हैं कि ब्लाइंडनेस का मतलब ये नहीं है कि आप ब्यूटी या क्रिएटिव नहीं हो सकते हो। बोलती हैं आप उसको अपने वे में समझ सकते हो और शो कर सकते हो। तो वो बोलती हैं हमेशा से सोसाइटी उनको बहुत जज करती थी, तो उनके ऊपर प्रेशर था कि वो नॉर्मल बिहेव करें और वो नॉर्मल लोगों की तरह देखें। तो वो पहले प्रिटेंड करती थी देखने का एज साइटेड एज नॉर्मल पर्सन सोसाइटी में फिट होने के लिए, क्योंकि अगर वो बोलेंगे कि वो ब्लाइंड है तो लोग उन्हें अब नॉर्मल समझने लगेंगे और उन्हें डिफरेंटली ट्रीट करना शुरू कर देंगे। बट उन्हें पता था कि विजन की ज़रूरत नहीं है उन्हें आर्ट समझने के लिए, तो उन्होंने देखने का तरीका अलग देखा। मतलब उन्होंने जान लिया कि वो कैसे अब आर्ट कर सकते हैं टच करके ऑब्जेक्ट्स। वो बताती हैं कैसे उनके मदर फादर के अलग अलग तरीके थे देखने के। उनके फादर बोलते थे एग्जैक्ट परफेक्ट, अगर जैसे ग्लास की जो शेप होगी वैसी की वैसी बनानी। बट उनकी मदर की जो ड्राइंग थी वो लूज थी, फ्री थी। वो बताती हैं कि उनकी जो मदर की ड्राइंग से वो क्लोज फील कर दी, क्योंकि उनकी जैसे ड्राइंग थी इम्परफेक्ट थी, वैसे बोलती हैं मेरी भी आई साइट इम्परफेक्ट है। बताती हैं कि कैसे फेमस आर्टिस्ट टेगर्स जो क्योंकि वो ओल्ड हो रहे थे इसलिए उनकी विजन भी कमज़ोर होती गई, तो उनकी पेंटिंग्स भी चेंज होती गई। तो बिलीव करती हैं कि आप ब्लाइंड हो रहे हो या विजन लूज़ कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका वर्क वेस्ट वैल्यूएबल हो गया, और इसका मतलब ये भी नहीं कि आपकी क्रिएटिविटी छीन गई। इसका मतलब ये है कि आप इस चीज़ को लेके भी आप कोई नया टाइप का आर्ट क्रिएट कर सकते हो। या आपकी वीकनेस नहीं, आपको इसको अपना स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा, इसको आपको ज़रिया बनाना पड़ेगा अपनी आर्ट को एक्सप्रेस करने के लिए कोई अलग वे में, कोई न्यू वे में। फिर वो बताती हैं कि कैसे जब उनके फादर ओल्ड हो रहे थे तो उनके हाथ भी एकदम वीक होने लगे, और क्योंकि वो देख नहीं सकती थी, वो अपने फादर में चेंजेस देख नहीं पाती थी, और वो उन्हें अभी भी एज अ स्ट्रॉन्ग और पावरफुल ही मानती थी। और ब्लाइंडनेस की वजह से वो अपने फादर के लिए सैड फील नहीं करेंगी। वो ऑब्वियसली उनको अब रिमेंबर एज अ करती हैं एक बहुत पावरफुल फिगर, और रिमेंबर करती हैं कि अपने फादर के फाइनल डेज में वो और उनके फादर बहुत अच्छे मोमेंट्स उन्होंने शेयर किए थे। वो एक दूसरे को समझ पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने बताया था कि वो एक बार उन्होंने फादर का हाथ पकड़ा
और वो उनसे एकदम कनेक्टेड एक दूसरे से फील करने लगी। वो बोलती हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप आंखों में एक दूसरे की लव दिखाओ। बोलती हैं और भी चीज़ें होती हैं जिससे आप एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर सकते हो। बोलती हैं ये मेमोरी से और रिफ्लेक्शन से वो अपने आर्ट के बारे में बताती हैं कि आर्ट आप अलग वे में भी देख सकते हो। आर्ट के लिए आपको आई साइट की ज़रूरत नहीं होती और ब्लाइंडनेस लिमिटेशन नहीं होती, एक अलग वे होता है देखने का और लोगों को अलग अलग वेज को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब वो आगे बढ़ती हैं चैप्टर 7 वॉइसेस इन माई हेड के। यहाँ पर बताती हैं कि ब्लाइंडनेस की वजह से तो अलग तरीके से बुक पढ़ती हैं, मतलब वो आँखों से नहीं पढ़ती हैं, वो ऑडियो बुक सुनती हैं, मतलब कानों से सुनती हैं। वो बोलती हैं ब्लाइंडनेस की वजह से वो और उन जैसे लोग भी इंजॉय कर सकते हैं स्टोरीज़ और लर्न कर सकते हैं न्यू थिंग्स ऑडियो बुक्स के जैसे। बट लोग बिलीव करते हैं कि अगर आप बोलती हैं कि लोग बिलीव करते हैं अगर आप बिज़ी हो या ड्राइव कर रहे हो या फिर वॉक कर रहे हो तो आप ऑडियो बुक्स तब भी इंजॉय कर सकते हो। बोलती हैं एक बार डिनर पार्टी में एक वुमेन से मिली, उस वुमेन ने बोला कि वो ट्रैवल करती हैं तो वो तब ऑडियो बुक सुनती हैं और बोलती हैं ये क्या तरीका है सुनने का, ये तरीका है क्या रीड करने का। लाइक बोलती हैं कि लोगों को लगता है कि अगर आप आंखों से रीड करो तो वही मेन वे है, वही मतलब रीडिंग का सही तरीका है। वो बोलती हैं कि एक आप बुक को रीड करते हो मैटर क्या करता है, एंड मैसेज होता है कि आप उसे अंडरस्टैंड कर रहे हो, आपको उससे पसंद आ रहा है आपको रीड करना, वो वे नहीं कि आप किस वे से कर रहे हो। आपको मेन मैटर क्या करेगा, सबके लिए कोई भी करेगा बुक आप रीड करोगे कि आप उसे समझ रहे हो और आप इंजॉय कर रहे हो, ये मेन मैटर होता है और ये मेन पर्पस होता है किसी भी बुक का। बोलती हैं कि कैसे लिसनिंग के वजह से वो कनेक्ट करती हैं स्टोरी से और वो बोलती हैं कि अगर वो एक से ज़्यादा बार समझते हैं तो वो पूरी स्टोरी समझ जाती हैं। कभी कभी लोग उन्हें बोलते हैं कि ये तुम कैसे सुनती हो, ये तो कोई वे है ही नहीं, इससे वो अनश्योर हो जाती हैं और बोलती हैं कि लिसनिंग से उनको तो फ़ायदा हो रहा है ना, जैसे तुम्हें आंखों से फ़ायदा हो रहा है वैसे लिसनिंग से मुझे इक्वली फ़ायदा मिल रहा है इंजॉय करने का, अंडरस्टैंड करने का। वो बोलती हैं लिसनिंग भी डिफरेंट हो सकता है रीडिंग से, क्योंकि जो आपको सुना रहा है स्टोरी उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कैसे समझ में आएगी, जैसे कि वॉइस पे डिपेंड करेगा, स्पीड पे, टोन पे। तो एक नरेटर ही ऑडियो को इंटरेस्टिंग बना सकता है या फिर बोरिंग बना सकता है। तो वो बताती हैं कि कैसे उनके लिए तो लिसनिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब वो अपनी स्टोरीज लिखती हैं। वो बोलती हैं जब भी मैं कुछ मैं तो हर एक पैरा हर एक वर्ड बहुत तेज़ पढ़ती हूँ जिससे मैं समझ पाऊँ कि मैं सही लिख रही हूँ कि नहीं, फिर मैं अप्रूव करती हूँ कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा मेरी स्टोरीज़ में। ये लिसनिंग का वे तो मेरी स्टोरीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल है। बताती हैं कि कैसे बहुत पहले लोग स्टोरी एक दूसरे को सुनाते थे इंस्टेड लिखना। वो बोलते थे ये बुक्स तो बहुत बाद में आई हैं और लोग बहुत ही बाद में साइलेंस रीडिंग स्टार्ट करी है। वो बोलती हैं कि साइलेंट रीडिंग भी एक वे है, लोगों को लगता है कि ये बेस्ट वे है। बोलती हैं ये बेस्ट वे नहीं है। बोलती हैं लिसनिंग भी एक इम्पॉर्टेंट है जितना रीडिंग आई से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों वे से ही एक पर्सन एक नए वर्ल्ड में जा रहा है, मेन उससे मिल रहा है ना, मेन फ़ायदा तो मिल ही रहा है ना। इवन दो वो बोलती हैं ऑडियो बुक्स हेल्पफुल हैं बट कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि जो बुक्स होती हैं पिक्चर्स के साथ, चार्ट्स, डायग्राम के साथ, वो अच्छे से वो समझ नहीं पाती हैं ऑडियो की वजह से। ऑडियो में वो अच्छे से वो उस चीज़ को इमेजिन नहीं कर पाती हैं। बोलती हैं टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर रही है तो ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ये सब चीज़ें समझना। बोलती है ये एरिया है जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बोलती है इन द एंड मैं ये बोलना चाहती हूँ लिसनिंग जो लोग बोलते हैं कि रियल वे नहीं है, बोलती हैं रियल वे वो है अगर आप उसे समझ रहे हो, इस चीज़ को इमेजिन कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, कैसे भी अंडरस्टैंड करो, वो आपके लिए वो वे है समझने का। चाहे वो आईज हो चाहे वो ईयर्स हो, आपका मेन क्या मीडियम आपको लास्ट में लर्न करना है या फिर एंजॉय करनी है स्टोरी। तो सोसाइटी को ये बंद कर देना चाहिए सोचना कि साइटेड रीडिंग ही बेटर है। उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो ऐसे भी एक्सपीरियंस कोई कर रहा है, उसे समझ रहा है या उसे पसंद आ रही है बुक, तो वो उसका तरीका है। एक तरीके को दूसरे तरीके से ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताना बंद कर देना चाहिए और दोनों तरीक़ों को इक्वली वैल्यूएबल समझना चाहिए। अब वो हमारे लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ती हैं, चैप्टर 8 अप क्लोज इन टच।
तो इसमें बताती हैं कि कैसे रीडिंग और राइटिंग दोनों ही बहुत एक्साइटिंग था उनके लिए, हमेशा से उनको पैशन था रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, बट क्योंकि उनकी ब्लाइंडनेस की वजह से वो ज़्यादा अच्छे से देख नहीं पाती थी। तो बोलती हैं जब उन्हें रीड करना होता था कोई बुक तो उनको बहुत अपने फेस के एकदम क्लोज पढ़ना पड़ता था, इसकी वजह से उनकी आईज़ एकदम हर्ट होने लगती थी। पर उनको हमेशा से उनका पैशन छोड़ा नहीं अपना रीड करने का, राइट करने का, इवन दो बहुत टायरिंग था। वो बताती हैं कि क्लैग यूज़ करती थी डिफरेंट टूल जैसे मैग्नीफाइंग ग्लासेस, कुछ मशीन्स। इस टूल से उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती थी, कभी कभी मूव करने लगता था टेक्स्ट, या फिर स्क्रीन को देख देख के उन्हें एकदम डिज़ी फील होने लगता था। इवन दो इन स्ट्रगल्स के बाद भी वो पढ़ती रहीं क्योंकि उनके लिए इम्पॉर्टेंट था रीडिंग, उनका पैशन था रीडिंग, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। बोलती हैं कि कैसे स्लो रीडिंग और केयरफुल रीडिंग उनका एक स्ट्रेंथ बन गया लिटरेचर स्कूल में, क्योंकि कॉलेज में स्टूडेंट्स को हमेशा बोलते थे कि अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, हर एक वर्ड केयरफुल पढ़ोगे, तभी तुम उसका डीपर मीनिंग समझ पाओगे। क्योंकि वो हमेशा से ही उनकी आई साइट की वजह से यही करती रही हैं, एकदम क्लोजली हर वर्ड को रीड करती रही हैं, तो वो एक बेटर स्टूडेंट बन गई वहाँ पे और उनकी स्ट्रेंथ बन गई वहाँ पे। फिर बताती हैं कि उन्होंने लर्न किया रीड करना ब्रेल, जो कि एक वे है, एक डॉटेड पेपर होता है जहाँ पे आपको फिंगर्स घुमानी होती हैं और समझना होता है कि क्या लिखा है। उन्हें ये सिखाया जाता है ब्लाइंड लोग को, क्योंकि वो देख नहीं सकते, वो टच से समझें चीज़ें। पहले तो उनको लगा नहीं उनको नीड है, क्योंकि वो बोलती हैं थोड़ा बहुत दिखता था, मैं मैग्नीफायर भी यूज़ करती थी, बट क्योंकि उनके लिए रीडिंग बहुत पेनफुल हो गया तो उन्हें तो चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ। बोलती हैं ईजी नहीं था मेरे लिए, बट मैं बेटर होती रही और ये मेरे लिए एकदम बहुत इंडिपेंडेंट तरीका बन गया चीज़ समझने का। अब मैं अपनी आइज़ को बिना हर्ट करिए और मशीन्स को बिना, मैं अब चीज़ें एक्सपीरियंस करने लगी। इवन दो ब्रेल बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए, बहुत टीचर्स और डॉक्टर्स मुझे इंकरेज नहीं करते थे, बोलते थे अपनी आई साइड यूज़ करो, जो भी तुम्हारा छोटा बहुत है उससे ही तुम एक्सपीरियंस करो वर्ल्ड को। उनको बोलते हैं, लोग बिलीव करते हैं कि आई साइट ही मेन वे है एक्सपीरियंस करने का वर्ल्ड, बाकी सबसे जैसे टच से आप एक्सपीरियंस फुली नहीं कर पाओगे। उन्हें आस पास के लोग उन्हें बोलते थे, लाइक बोलती हैं बहुत अनफेयर है ये, क्योंकि ब्रेल से एक ये वे बन गया है कि ब्लाइंड लोग हर चीज़ को अपने टच से, एक सेंस है टच, जिससे वो अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाएँ वर्ल्ड को, इंडिपेंडेंस उन्हें मिल पाए और वो रीड कर पाएँ ईजियर वे में। एक नया वे मिल जाता है लोगों को, ब्लाइंड लोगों को, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को, कि वो उनके लिए ईजियर बन जाए वर्ल्ड रीडिंग की। बताती हैं लुई ब्रेल के बारे में, जो कि जिन्होंने क्रिएट किया है ब्रेल, वो उनके घर गई थी और बहुत थैंकफुल थी ये वे बनाने के लिए रीडिंग का, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प किया उन लोगों के लिए जो रीड नहीं कर पाते अपनी इस कंडीशन की वजह से। बताती हैं ब्रेल की वजह से वो बहुत इंडिपेंडेंट है और कॉन्फिडेंट हैं अब रीडिंग में या राइटिंग में। वो विश करती हैं कि लोग इस वे को समझें और इम्पॉर्टेंट समझें ब्लाइंड लोगों के लिए और इक्वली अप्रिशिएट करें। एंड येस, हमारे यहाँ पर चैप्टर्स तो ख़त्म होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वीडियो ख़त्म हो, क्योंकि थीम्स बचे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको एक बैकग्राउंड देने के लिए, एक शॉर्ट समरी टाइप देने के लिए कि क्या अभी तक हमने पढ़ लिया। हमने पढ़ा है डिसेबिलिटी और आइडेंटिटी। बोलते हैं ब्लाइंडनेस एक पार्ट है जो वो है, उनकी वीकनेस नहीं है, बट एक वे है, वो एक्सपीरियंस करते हैं वर्ल्ड का, चैलेंज करते हैं स्टीरियोटाइप्स कि लोग बिलीव जो करते हैं कि ब्लाइंड लोग वीक होते हैं, सैड होते हैं मूवीज़ में, ये गलत वे है उन्हें दिखाने का। थर्ड, मिसअंडरस्टैंडिंग एंड क्यूरियोसिटी। साइड 2 बोलती हैं कि कैसे लोग मिसअंडरस्टूड करने लगते हैं ये वर्ड ब्लाइंड को और उसे नेगेटिव वे में लेने लगते हैं, और बताते हैं कैसे लोग उन्हें अनकम्फर्टेबल करते हैं, उन्हें उनके ब्लाइंडनेस के बारे में क्वेश्चन करके। और यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है वीडियो, और यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको ये जो PDF है बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। और टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।